तो आज हम आपको इन डेप्थ एनालिसिस बताएंगे, बहुत ही गहराई से चीजों को समझाएंगे कि आखिर आईएसआरओ के इंटरव्यू में को आपको अप्रोच कैसे करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके सोर्स ऑफ स्टडीज क्या हो सकते हैं। सर यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरव्यू रूम में 10 से 12 पैनल मेंबर्स रहते हैं। मतलब इंडिया का शायद सबसे बड़ा बोर्ड इंटरव्यू का ये हो सकता है और है ही है। तो लगभग 10 to 20% आप समझ सकते हो कि थोड़े एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और 80% के लगभग 80 to 90% लगभग आपका टेक्निकल का व्यू पॉइंट इसके अंदर होगा। ये आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पीएमओ के अंदर डायरेक्ट डिपार्टमेंट आता है, तो आप समझ लो कितना महत्वपूर्ण ये डिपार्टमेंट है। और लोग इन्होंने काम भी सर ऐसे किए हैं कि पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। नमस्कार एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है वन स्टॉप गाइडेंस के अगले एपिसोड में। एपिसोड क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज लास्ट वीडियो जो वन स्टेप गाइडेंस का हम लोगों ने बीएआरसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के इंटरव्यू से रिलेटेड किया था, उस वीडियो को इतना अथाह प्रेम मिला है स्टूडेंट से कि आप लोगों की ह्यूज डिमांड थी कि सर इसको एक सीरीज के फॉर्म में ही कंटिन्यू करिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप लोग कुछ डिमांड करें दिल से और हम लोग उसको फुलफिल ना करें। तो इसी चीज को समझते हुए अब हमने एक निर्णय लिया है कि हम वन स्टॉप गाइडेंस को एक सीरीज के फॉर्म में ही चलाएंगे। एंड जो भी इंटरव्यू कॉल्स आपको आते रहेंगे, हम एक सीरीज के माध्यम से आपको एनलाइटन करते रहेंगे कि उन इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए आपको क्या डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए। क्योंकि अब हमारा फर्म बिलीफ है कि जब तक आपको हम एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं देंगे तब तक हम तो अब रुकने वाले हैं नहीं। सो इस जर्नी में एज यूजुअल मेरे साथ आज भी अमरिंदर सिंह सर हैं। नमस्कार। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश का एक सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, आप बोर्ड पे देख ही रहे होंगे, आज हम चर्चाएं करने वाले हैं आईएसआरओ के इंटरव्यू के बारे में, जिसका रिसेंटली अभी जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में और मैकेनिकल ब्रांच में, इन तीनों के तीनों स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के कॉल्स आए हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले दिनों में इंटरव्यू कंडक्ट होगा। द लिस्ट इज ऑलरेडी आउट। तो आज हम आपको इन डेप्थ एनालिसिस बताएंगे, बहुत ही गहराई से चीजों को समझाएंगे कि आखिर आईएसआरओ के इंटरव्यू में को आपको अप्रोच कैसे करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके सोर्स ऑफ स्टडीज क्या हो सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीडियो को ये ना समझें कि सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के परिप्रेक्ष्य में है। बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, इट इज वैलिड फॉर ऑल द ब्रांचेस। बिकॉज देखिए, किसी भी इंटरव्यू में ना एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है हर इंटरव्यू की। जैसे सर लास्ट वीडियो हम लोगों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और एनपीसीएल का किया था, लेकिन आज इन्हें समझ में आएगा कि आज जितने भी डिस्कशंस हम लोग करेंगे वो कंप्लीटली अपोजिट डिस्कशंस हैं बीआरसी के इंटरव्यू से। अभी धीरे धीरे करके एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अमरिंदर सर और मैं आप लोगों को एनलाइटन करेंगे, आप लोगों को विजडम देंगे कि आखिर इस इंटरव्यू को अप्रोच कैसे करना है, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ आईएसआरओ इंटरव्यू। तो सारी ही ब्रांचों के स्टूडेंट, नो मैटर यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स, यू आर कंप्यूटर साइंस और यू आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, बने रहना है। और ऑफ कोर्स ही बात है सर, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए रेलेवेंट है जिनको शॉर्टलिस्ट हुए हैं और उनको कॉल आया है। तो चलिए सर, चर्चाओं का शुरुआत करते हैं। बीएआरसी और आईएसआरओ का जो इंटरव्यू है ये कंप्लीटली अपोजिट दिशा में है, दोनों के दोनों बिल्कुल 360 डिग्री रिवर्स है। सो द थिंग इज के सर सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आईएसआरओ का इंटरव्यू जो है उसमें मतलब टाइमिंग क्या रहती है जनरली इंटरव्यू की। राइट। तो जैसे सर हमने बार्क और एनपीसीएल के इंटरव्यू के बारे में बात करी, तो बार्क और एनपीसीएल के इंटरव्यू में जैसे टाइमिंग जो होती है वो लंबा समय होता है, ठहराव के साथ इंटरव्यू होता है। आराम से आपने इंटरव्यू ने एक सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, आप नहीं भी बता पाए
तो फिर वो दूसरा सवाल पूछेंगे, तीसरा पूछेंगे, और आपको बिठाए रखेंगे 1 घंटा, सवा घंटा। सोचने का पूरा समय दिया जाता है, इवन सोचने का, और वो आपको पुश भी करते रहेंगे कि भाई ट्राई करो, पर ये इंटरव्यू थोड़ा अलग है। राइट। लेकिन इसरो का जो इंटरव्यू है जनरली अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो 20 से 25 मिनट का एवरेज टाइम रहता है। कुछ स्टूडेंट्स का 30-35 मिनट भी जा सकता है, बट एवरेज टाइम 20-25 मिनट रहता है। और सर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, आपके लिए जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं ना, तो उसका बैकग्राउंड वर्क काफ़ी हम करते हैं। तो अभी मेरी बात हो रही थी, इसरो में ही एक हमारे पुराने स्टूडेंट है, अब तो काफ़ी सीनियर हो गए वहाँ पे। तो इसरो में 2020 में एक कमिटी बैठाई थी जिससे कि सिलेक्शन की प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जा सके। तो उनके कुछ रिकमेंडेशंस थे, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो 2021 से जो इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो इसमें सर अब 50% रिटन का जो वेटेज रहता है टोटल फाइनल सिलेक्शन, हाँ, फाइनल सिलेक्शन में, और 50% इंटरव्यू का। बार्क में हमने डिस्कस किया था कि बार्क तो प्योरली इंटरव्यू ही परम सत्य है। तो 50-50% आपका वेटेज रहता है। और सर इसमें एक और बात है कि जो इसका इंटरव्यू है उसमें एचआर का पोर्शन भी रहता है, जबकि उसमें प्योरली टेक्निकल रहता है। सर यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरव्यू रूम में 10 से 12 पैनल मेंबर्स रहते हैं। मतलब इंडिया का शायद सबसे बड़ा पैनल बोर्ड इंटरव्यू का ये हो सकता है, और है ही। 10 से 12 मैंने तो नहीं सुना कि किसी इंटरव्यू में मतलब इतने पैनल मेंबर्स बैठते हों। अब इस इंटरव्यू को अगर आप देखें तो लगभग 10 to 20% आप समझ सकते हो कि थोड़े एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और 80% के लगभग 80 to 90% लगभग आपका टेक्निकल का व्यू पॉइंट इसके अंदर होगा। तो सर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि इस इंटरव्यू के अंदर बेसिकली, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंटरव्यू हॉल में घुसा, तो उससे मेनली हमने 4 कैटेगरी में ही बांट रखा है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे। तो उसके बारे में सर इन्हें थोड़ा एनलाइटन करें कि कौन कौन सी कैटेगरी में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। राइट। तो सबसे पहले तो सर जो जनरली स्टूडेंट्स ने बताया है, एक कॉमन सवाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये तो हर किसी से ही पूछा जाता है कि यू शुड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। राइट। और यहां पर सर की बात में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा सर कि आपका 20 to 25 मिनट्स का इंटरव्यू है, 10 से 12 पैनल मेंबर आपके सामने बैठे हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करो, इट इज समथिंग लाइक 2 to 3 मिनट्स पर पैनल मेंबर। तो यहां पर जो इंटरव्यू है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, वो थोड़ा रैपिड फायर मोड में चलता है, थोड़ा एक फास्ट मोड में चलता है। ठीक है, आपसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बड़ा ही रेयर है कि मतलब किसी डोमेन में काफी कॉन्सेप्चुअल कुछ पूछ लिया। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नॉर्मल टेक्निकल डेफिनेशंस और इस तरह की चीजें ही आपसे एक्सपेक्टेड है। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको जो अपना जवाब फ्रेम करना है वो बड़ा ही क्रिस्प और क्लियर, जिसे कहते हैं टू द पॉइंट सर। वो कैसे फ्रेम करना है, उसके क्या तरकीब है, स्ट्रेटेजी क्या यूज कर सकते हो, हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन ये कुछ जनरल ब्रीफिंग है, बिकॉज द इंटरव्यू टाइम इज वेरी लेस, और आपको कम टाइम में मैक्सिमम इंपैक्ट देना है। बिल्कुल कि भाई यस आई डिजर्व टू बी एन इंजीनियर हियर। तो सबसे पहली चीज तो ये हर बच्चे से ही पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। राइट। तो बेटा इसे तो तुम लोग शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करो बारंबार, मैं तो कह रहा हूं 40 से 50 बार 2 मिनट का एक क्रिस्प। अच्छा सर ये भी एक डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज जनरली बच्चों से बोलो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो अपना शुरू हो जाते हैं, हम इस शहर को बिलोंग करते हैं, हमने प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय यहाँ से अपना 10वीं किया, इतना परसेंटेज था, 12वीं था, ये पर इस तरह का जवाब नहीं देना है। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो उसमें सिर्फ आप अपने एकेडमिक कैरियर के हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही वहां पर बताइए। जैसे किस शहर से आप बिलोंग करते हैं, 10th में क्या मार्क्स थे, 12th में क्या मार्क्स थे, ग्रेजुएशन आपने कौन से ब्रांच से किया वो तो पता ही होगा उन लोगों को। आपका इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो अपने मुंह से बोल सकते हो कि मैंने यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, मेरा प्रोजेक्ट ऐसा रहा है। क्योंकि अगर आप बीटेक का प्रोजेक्ट बोलोगे ना तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे।
और साथ ही साथ आप बीटेक की परसेंटेज बता सकते हैं, और एडिशनल अगर टाइम बच रहा है तो अपनी एक दो हॉबीज को इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर। तो ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप बनाओगे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। आपको खुद सोचना है कि मैं अपने आप को 2 मिनट में ऐसा क्या इंट्रोड्यूस करूं कि आईएसआरओ के हिसाब से वो मैक्सिमम इंपैक्ट रखे पैनल मेंबर्स के ऊपर। और 2 मिनट आपके पास हैं, तो वो 2 मिनट का मतलब ये है कि आप जैसे सर ने बताया कि आप अपने गांव, जैसे इस सिटी में, इस जिले से, इस गांव से बिलोंग करते हैं, फिर 10th इस विद्यालय से करी है, फिर वो यहाँ पे था, फिर मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, फिर यहाँ चले गए, तो वो लंबी कहानी मत करो। हाँ, कहानी मत बनाओ, क्लियर crisp रखो, और क्लियर बताओ। उनको कुछ जानना होगा तो वो पूछ लेंगे, अदरवाइज हमारा सर जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज्यादा उसमें नहीं घुसते हैं। एक इंट्रोडक्शन आपका इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी टेस्ट हो जाती है, और बेसिकली कंफर्ट लेवल हो जाता है बच्चे का कि चलो एटलीस्ट कंफर्टेबल हो गया। राइट सर, एक पॉइंट ना इनको बता देना जरूरी है, हमने बार्क में भी ये बात करी थी, तो उसके रेलेवेंट मुझे आ रहा है कि जैसे बार्क में हाईली कंसेप्चुअल होता है जो डिस्कशन है, तो उसमें ना लैंग्वेज उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जनरली हमने देखा है स्टूडेंट्स बहुत कंफर्टेबली, अगर इंग्लिश नहीं भी अच्छे से बोल पा रहे तो पैनल भी बड़ा कंफर्टेबल रहता है कि ठीक है आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। अगर कोई बिल्कुल ही साउथ इंडियन मेंबर बैठा हो तो अलग बात है, जो आपसे स्पेसिफिकली सवाल कर रहा हो बार्क इंटरव्यू में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमें फीडबैक मिला है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, आपको 5 से 6 बल्कि ज्यादातर मेजॉरिटी में आपको साउथ साइंटिस्ट जो हैं, क्योंकि सारे सीनियर साइंटिस्ट इंटरव्यू आपका लेंगे 10 से 12 पैनल में। इवन सर जो 2017-18 के इंटरव्यूज हुए हैं उनमें चेयरमैन ऑफ इसरो बैठते थे। ठीक है, हु नोज अभी भी चेयरमैन ऑफ इसरो बैठे हैं। उस टाइम K7 जो थे चंद्रयान 2 मिशन के टाइम के, वो बैठते थे इंटरव्यूज में, बच्चों ने हमें बताया इस चीज को। तो इसरो के चेयरमैन खुद बैठे हैं इंटरव्यू के अंदर। सो दैट इज अ मैटर ऑफ ह्यूज प्राइड कि आप ऐसे वैज्ञानिकों के सामने बैठे हो। पर यहाँ पर लैंग्वेज का जो माध्यम है, कोशिश करें कि आप अंग्रेजी में ही डिलीवर करें। और सर ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं भाई, डेफिनेशंस पूछी जा रही है, नॉर्मल आपसे चीजें पूछी जा रही हैं, तो बेटर है। उनको तो वैसे भी आप इंजीनियरिंग की चीजों को इंग्लिश में ही कन्वे करते हो, तो इंग्लिश में ही कन्वे करो। बिल्कुल सर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएगा वो ये है कि आपसे जो आपकी डोमेन स्पेसिफिक, इंजीनियरिंग डोमेन स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है सर? ट्विस्ट ये है कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पसंद नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिए और आपने 5 बता दिए, 4 बता दिए, ये भी हो सकता है कि वो उसके अलावा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दें आपको। क्योंकि सर हमने ये देखा है कि जैसे जो पैनल मेंबर्स हैं, एक तो सेम पैनल ही सबके इंटरव्यू लेते हैं, ये भी एक बात है कि बहुत सारे पैनल्स नहीं है। अब वो सुबह से लेके शाम हो गई, उनको दोपहर हो गई, और बच्चा सेम, जैसे हर ब्रांच में ऐसा होता है ना 4-5 सेट ऑफ सब्जेक्ट सारे बच्चों के फेवरेट होते हैं वही, तो वो हर बच्चा वही सब्जेक्ट रट रहा है। तो उनके दिमाग में ये भी आता है कि यार ठीक है चलो ये तो हो गया, अब हम भी तो कुछ नया sometimes they get bored। हाँ, तो वो पूछेंगे कुछ और बताओ, नहीं तो वो क्वेश्चन ही किसी और सब्जेक्ट से पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना जो डोमेन है आपको पता होगा। जैसे सर मैकेनिकल में अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में बच्चे क्या तैयार करते हैं? सॉम, हीट ट्रांसफर, थर्मो, ये 4 सब्जेक्ट ज्यादातर पढ़ते हैं। तो इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन भी प्रिपेयर करो, वाइब्रेशन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मटेरियल साइंस से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग तक के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि थर्ड प्रोजेक्शन बना के दिखाओ, या इस चीज का प्रोजेक्शन किस तरह से हो पाएगा। तो देखो इस पॉइंट को मैं समराइज कर देता हूं। ये एक ऐसा इंटरव्यू है क्योंकि 10 पैनल मेंबर्स हैं, वो चाहे आप बोलो या ना बोलो, उन्होंने आपसे सवाल पूछने ही है हर डोमेन के। तो आपको बेसिकली अपने, जैसे आप मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। व्हाई टू टेक रिस्क? क्योंकि आपसे कोई इन डेप्थ क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है। बिल्कुल। तो बेसिकली आपको प्रिपेयर करने हैं 12 के 12 सब्जेक्ट के बारे में, आपको चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अच्छा सर, यहाँ पर इंटरव्यू में ना पीछे एक व्हाइट बोर्ड भी लगा होता है। सो कभी कभार वो लोग व्हाइट बोर्ड पे खड़ा करके बच्चे को बोल देते हैं कि आप वहां पर जाकर मतलब कुछ फॉर्मूला लिख दीजिए, या कुछ डिराइव करने को बोल दिया, या हल्का सा कुछ लिखने को बोल दिया।
तो कभी कभार बच्चा बोलता है 20 मिनट्स का इंटरव्यू और एकदम से स्टेट ऑफ पैनिक आ जाती है कि इसमें कैसे बोर्ड पे पहुंचाना है। तो ऐसा काफी बार काफी इंटरव्यूज में हो चुका है, तो इसको बिल्कुल भी शॉकिंग वे में ना रखें, बल्कि आज हम अपना पहला रामबाण इलाज दे रहे हैं इस इंटरव्यू को क्रैक करने का, कि आप अपने सब्जेक्ट्स को जब रिवाइज करेंगे और जब आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन को भी आप प्रिपेयर करेंगे, शीशे के सामने खड़े होके तेज आवाज में इन सारे डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए पूछा व्हाट इज विस्कोसिटी, तो आपके रजिस्टर में वो डेफिनेशन है और आपको पॉइंट टू पॉइंट बोलनी है वो डेफिनेशन। तो शीशे के सामने अपने नोट्स को जो भी डेफिनेशंस हैं, सारी चीजें हैं, उनको बार बार करत करत अभ्यास कर वाला सीन इसके अंदर करना है। उतना ही ज्यादा आप रिफाइंड होते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पर क्रिस्प होगी इंफॉर्मेशन। दैट इज अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे व्हाइट बोर्ड की बात है, तो जनरली क्या होता है, देखो ये वैसे बड़ी एक सिंपल सी बात है लेकिन दिमाग में नहीं आती लोगों के। लेकिन सर बात सिंपल है, लेकिन इंटरव्यू में अगर इस तरह की परिस्थिति डेवलप हो जाती है ना, तो बच्चा एकदम से ब्लैंक हो जाता है। ये भी है, इंटरव्यूज में देखा गया है। तो जैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, कॉपी पेन पे लिखते हो, तो जब आप कॉपी पेन पे लिखते हो ना, तो आपकी हथेली कॉपी पे रहती है, उसका सपोर्ट रहता है, एंड देन यू राइट। कॉपी पे आपको जो लेटर का साइज है वो बहुत छोटा रखना होता है। अब क्या होगा, आपको व्हाइट बोर्ड पे, जैसे इस बोर्ड पे खड़ा कर दिया, अगर आप हथेली को टच करोगे बोर्ड से और फिर लिखोगे, तो क्या होगा, आपकी उंगली उतनी चलेगी नहीं कि इतना बड़ा लेटर बने कि वो दूर बैठे हुए पैनल मेंबर को विजिबल हो सके। तो आपको कभी भी जब भी बोर्ड पे लिखना है, तो आपको हथेली बोर्ड से टच नहीं करनी है, दूर से लिखना है, जैसे टीचर्स क्लास में पढ़ाते समय लिखते हैं। बल्कि मैं तो सर ये सजेस्ट करूंगा कि अमेजन से एक सस्ता सा व्हाइट बोर्ड मंगा ही लो, एक छोटू सा व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर खरीद लो, क्या तकलीफ है उसके अंदर। आपको वैसे भी फर्दर आप अपने सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करते हो, तो बोर्ड पे लिख लिख के आप रिवीजन भी कर सकते हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर तीसरी कैटेगरी वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तीसरा चीज है ISRO के अभी करंट टेक्नोलॉजीज, करंट प्रोजेक्ट्स, जैसे चंद्रयान 3 मिशन अभी सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल ठीक है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, एक नेशनैलिटी की भी भावना आती है सर। और मैंने तो अब ये देखा है कि अगर आप किसी को बताते हो कि मैं ISRO में साइंटिस्ट हूं, तो मतलब भारत का कोई ऐसा सिविलियन नहीं होगा कि मतलब सल्यूट करने का शायद मन करे। इस तरह की एक नेशनलिज्म की भावना आती चली जा रही है। जो आप बता रहे हो ना, ये मतलब सीरियसली एक ऐसी बात है, जैसे इंडियन आर्मी के लिए एक जो कॉमन आदमी के दिमाग में एक कहीं ना कहीं भाव है रिस्पेक्ट का, वही भाव हमने देखा है कि इसरो में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि नेशन को प्राउड किया। एक तो सर ये डिपार्टमेंट डायरेक्ट PMO के अंडर आता है, PMO के अंडर, ये आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। PMO के अंदर डायरेक्ट डिपार्टमेंट आता है, तो आप समझ लो कितना महत्वपूर्ण ये डिपार्टमेंट है। और लोग इन्होंने काम भी सर ऐसे किए हैं कि पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। सीना चौड़ा होता है, मतलब विज्ञान का कोई विद्यार्थी किसी भी हाल में मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइड फील ना करे। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ डेफिनेटली प्राइड एसोसिएटेड है। दूसरा यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि नौकरी मतलब जो जॉब है ISRO की, ये क्यों इतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस है और अपकमिंग, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये ओवरऑल भारत सरकार के मतलब अपब्रिंगिंग सेक्टर्स के अंदर है कि भाई आपको जो स्पेस सेक्टर है वो वैसे भी ओपन अप कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज, हमें पता ही है कि ये सेक्टर ग्रो करना ही करना है। सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको ISRO की वेबसाइट पे जाकर, और इवन ये तो ISRO के बारे में सर आप गूगल पे भी सर्च कर लोगे, तो जैसे PSLV है, लॉन्च व्हीकल्स है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, एरोडायनेमिक्स, थोड़ा ना चीजों के बारे में आपको एक ब्रीफिंग पता होना चाहिए। जैसे सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है, नेविगेशन क्या है, सैटेलाइट क्या है, GPRS क्या है, थिंग्स लाइक दैट। आपको ना मिशन के बारे में, अभी करेंटली जैसे गगनयान मिशन है सर, तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूं एक डायरी बना लो, एक डायरी के अंदर अपना डेली का 15 मिनट आपको ISRO के बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या है, किस फील्ड में काम चल रहा है, उसको नोट डाउन करो, उसको नोट डाउन करो। डायरी में रहेगा ना, तो इंटरव्यू से पहले आप उसको रिवाइज करके जा सकते हो। और सर बहुत लंबा टास्क नहीं है ये, मतलब अगर आप इसमें
सर ने बताया डेली 15 मिनट, अगर आप ऐसा 10 दिन तक कर लो तो आपके लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। सर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए आप मेहनत, मतलब इट इज समथिंग लाइक फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले हैं और तब मेहनत करना छोड़ दिया। तो यार ये कारनामा मत करना किसी हाल में, ये तो हम कह रहे हैं आपसे। एक और चौथा सवाल सर, चौथा सवाल है कि अगर आप बीटेक के प्रोजेक्ट के बारे में वो लोग काफी बार पूछ लेते हैं, बाय देमसेल्फ भी पूछ लेते हैं, भले ही आपने इंट्रोडक्शन में बोला हो या ना बोला हो, तो आप अपने बीटेक के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें। जहां से 1 मिनट का इंट्रोडक्शन चाहिए होगा ज्यादा से ज्यादा, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने, क्योंकि सर मेरे को हंसी इसलिए आ रही है, हंसी आपको भी उसलिए ही आ रही है क्योंकि जनरली बीटेक में आप लोग कैसे प्रोजेक्ट करते हो वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, सर्व ज्ञात है ये। तो भैया प्रोजेक्ट जैसा भी किया हो लेकिन थोड़ा पता कर लेना यार, उसके बारे में पढ़ लेना। अगर हाँ, पता भले होना। उस समय आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, कहीं ऐसे ही खरीद लिया कहीं से बट उसके बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी रखोगे तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो एटलीस्ट, क्योंकि देखो बहुत लंबा डिस्कशन नहीं होने वाला, बट क्रिस्प फॉर्म में इतना जरूर बता पाओगे कि सामने वाले को पता हो, इसको पता है इस चीज के बारे में। डेफिनेटली सर। एक और क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि क्या सर इस वाले इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, थोड़ा वेल ग्रूम्ड होकर जा रहे हो, क्या ये सब चीजें मैटर करती हैं क्या इस इंटरव्यू में? क्योंकि बीआरसी में उतना मैटर नहीं करती थी, तो क्या यहाँ पर ये चीज मैटर करती है? सर अब मैं कहूंगा, अब जो इनका पैटर्न है अब तो मैटर करती है। बिल्कुल, मतलब आपके टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर्टिकुलेट योर टेक्निकल नॉलेज। आप कैसे बात कर रहे हैं, आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, आप अपनी बात समझा पा रहे हैं जो पैनल मेंबर्स हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका जो ओवरऑल बिहेवियर है, तो वो अगर उनको, क्योंकि सर हर चीज पे वो जैसे 2 HR के मेंबर्स होते हैं, HR के मेंबर्स 10-12 पैनल मेंबर अगर होंगे, अच्छा, उसमें 2 HR के टोटल ये मेंबर्स जो हैं। इंटरव्यू है ये 100 मार्क्स का होता है सर। तो बेसिकली जैसे 10 मेंबर्स हैं तो एक जनरल धारणा बनती है, हालांकि किसी को कुछ नहीं पता, नहीं पता, लेकिन जनरल धारणा यही है कि हर मेंबर के हाथ में 10-10 नंबर है। राइट। तो everyone is observing you. Just imagine a situation, 10 senior scientists, all of them looking at you. तो you should be well groomed. आप टाई पहनकर जाएं, एकदम वेल प्रेस शर्ट होनी चाहिए, पर्सनालिटी बढ़िया होनी चाहिए, शेव वेव बना के जाओ, क्योंकि 20 मिनट्स का इंटरव्यू है, पर्सनालिटी मैटर करती है, कम्युनिकेशन मैटर करता है, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे आर गोइंग टू लुक इनटू यू। राइट, क्योंकि उसके मार्क्स हैं, डेफिनेटली उसके मार्क्स हैं। अच्छा, एक और अगला सवाल मैं पूछता हूं सर। बड़े सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर हमको ना क्वेश्चन पूछा तो नहीं आता था, लेकिन हम लोग वहां कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी ट्राई करने लगे, इसको जन साधारण भाषा में बोला जाता है ब्लफ करना। ब्लफ करना। तो सर बताओ, इन्हें ब्लफ करना है नहीं करना है? देखो, जब भी इंटरव्यू का जो टाइम स्पैन होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, तो क्या है कि आप कुछ भी जो बोल रहे हो वो आपके इंटरव्यू का टाइम कंज्यूम कर रहा है, और अगर आपकी वो बात बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको उस बात की नहीं है, तो एक इंप्रेशन क्या जाएगा इंटरव्यूअर के मन में कि ये कैंडिडेट, जैसे मान लो मैंने ही आपसे सवाल पूछा, 10 पैनल मेंबर्स बैठे हैं और आपने मेरे बात के जवाब में इधर उधर की बात करने लगे आप, तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये कैंडिडेट को चीजें नहीं आती, वही बात कम्युनिकेट हो गई बाकी सब लोगों में भी। अब क्या होगा कि वो माइंडसेट अगर एक बार बन गया ना, और इंटरव्यू के टाइम में अगर कोई सवाल आपको नहीं आता तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, इतने सवाल होते हैं, नहीं आता, हो सकता नहीं आता, तो आप मना करके आगे बढ़ जाओ, ताकि ऐसे सवाल तक पहुंचो जिसका जब आप जवाब दो तो वो समय ऐसा गुजरे जिसमें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज झलक जाए। सर आपकी बात में मैं 1-2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा। देखो बच्चों, ब्लफ करना चाह रहे हो, किसको ब्लफ करना चाह रहे हो? दे आर सीनियर साइंटिस्ट, 25-30-35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आप ब्लफ करके, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ब्लफ करने के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या शब्द, रॉकेट टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या मुंह से, आप समझो तुम्हारे मुंह से रॉकेट टेक्नोलॉजी या कोई बड़ा बड़ा ऐसा शब्द निकला और वो लोग बैठे हैं 30 साल वाले एक्सपीरियंस वाले फील्ड के लोग, वो आपकी चीड़फाड़ मचा देंगे, दैट्स इट, और वहीं बेसिकली आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आप ब्लफ करके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करो, बिकॉज आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं। तो अगर आपको नहीं आता है
तो सीधा सिरे से बोल दीजिए नो सर, सो दैट दे कैन आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द टाइम इज सेव्ड। क्योंकि यहां एक सवाल में मौका नहीं मिला तो यार दूसरा तो आता होगा, दूसरा नहीं आता तीसरा तो आता होगा। और ये भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट के सवाल को पूछा गया, आपसे सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इतने लोग हैं, हर किसी को पूछना ही है क्वेश्चन उसके अंदर। सो आप ना तो अपना टाइम वेस्ट करें और ना तो इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट करें किसी भी हाल में। वो जल्दी में भी रहते हैं सर, दे आर इन अ स्टेट ऑफ अ हरी डेफिनेटली। और हमने इनको बता ही दिया है कॉन्सेप्चुअल, देखो हम जो भी बात कर रहे हैं इसका मतलब प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे कॉन्सेप्चुअल कैसे पूछ लिया, अमरिंदर सर पाठक सर ने तो बोला था कभी पूछ ही नहीं सकता। भाई हमने ऐसा बोला है आपको कि कभी पूछ नहीं सकता, डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यू। सर हम भी इंसान हैं, बिल्कुल। अब 10 लोगों का इंटरव्यू वही डेफिनेशन वही सब बोले जा रहे हैं, तो थोड़ा माहौल को चेंज करने के लिए मैं थोड़ा डीप उतर गया किसी बच्चे के साथ, कैन हैपन। सो देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी इंटरव्यू में लक फैक्टर भी होता है। सर इस इंटरव्यू में तो एक बच्चे, जैसे मेरी कल बात हो रही थी तो एक बच्चा बता रहे थे कि उनको अर्ली मॉर्निंग कॉल किया गया और जब तक उनका नंबर आया उस दिन के अंदर 12 घंटे बाद नंबर आया, 12 आवर्स के बाद नंबर आया। तो ही सेड कि सर मैं तब तक बिल्कुल ड्रेन आउट हो गया था, क्योंकि आप जैसे वेटिंग रूम में बैठे हैं, अब वेटिंग रूम में कितना देर, 12 घंटा से आप बैठे हो कि अब मेरा बारी है, अब मेरा बारी है, अब मेरा बारी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। माइंड आपका कंट्रोल में है नहीं, माइंड बोल रहा है पता नहीं क्या पूछ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ड्रीम जॉब का टैग वैसे ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसे घबराइए मत, समय लगेगा इस इंटरव्यू में, बाय चांस वाली चीज है, हो सकता है आपका नंबर एकदम पहले हो और हो सकता है शायद 12 कुछ घंटे का वेट भी करना पड़े, क्योंकि पैनल एक है। हाँ, पैनल एक ही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बीआरसी में बहुत 4-5 पैनल है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वर्क, लेकिन यहाँ पर पैनल एक ही है। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उस वक्त ना धैर्य रखना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं हो जाएगा, सब चीज अच्छी है, एंड उसके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप जाना। इस इंटरव्यू में एटीट्यूड भी बहुत मैटर करेगा सर, क्योंकि वो 20 मिनट्स वाली बात है, आपको अपने पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स दिखाने हैं वो आप दिखाइए वहां पर, दैट इज बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सर सवाल बच्चे के मन में होता है कि जैसे अगर रेशियो पूछा जाए तो जितने लोगों को उन्होंने बुलाया है इंटरव्यू के लिए, उसमें से कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है? सर जो एक जनरल धारणा है 1:10 का रेशो की बातचीत होती है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 750 के अप्रोक्सीमेट बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सो वन कैन एक्सपेक्ट के 1:10 के रेशो में बुलाया गया होगा। तो अगेन अ ब्यूटीफुल एंड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सर। इस साल को अगर आप देखो तो बार्क, NPCIL एंड देन ISRO, मतलब अगर मैं सिर्फ मैकेनिकल की बात करूं तो लगभग 275, हाँ 270 NPCIL, 50 बार्क, 50 के करीब बार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बार्क का तो अभी वाला है, उससे पहले वाला भी जो एग्जाम उन्होंने लिया था। यस, तो इसमें ना इस इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बहुत कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो BARC के इंटरव्यू में सोचने समझने का समय ज्यादा था, यहाँ पर सोचने समझने, समराइज कर देते हैं सर एंड में। हमने काफी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी बातें हमने कवर कर टच कर दी हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं एक बच्चे के लिए। अच्छा सर, लास्ट के काफी दिनों से जब BRC NPCIL का आया और अब ISRO का आ रहा है, कॉन्स्टेंटली जब से ये लिस्ट निकली है, कॉन्स्टेंटली बच्चे हमसे मैसेज कर रहे हैं कि मेडीजी हमें किस प्रकार का गाइडेंस क्योंकि बहुत बारी होता है सर, बच्चों को भी इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए होती है, बुकिश नॉलेज पढ़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन इंटरव्यू के लिए क्विकली प्रिपेयर करना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है और उस टाइम कंस्ट्रेंट में क्वालिटी के साथ आपको वो चीज एक्सपीरियंस्ड आदमी डिलीवर कर रहा है तो फिर उसकी बात ही अलग है। तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर इसका भी कुछ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है क्या? तो डेफिनेटली मेडीजी का ISRO का भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि 13 मई से लाइव हो जाएगा। यू कैन एनरोल इन दिस। सर इसमें बच्चों को मतलब एटलीस्ट इतना बता देते हैं कि क्या क्या मिलेगा आपको इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में।
तो एक तो आप लोगों को टेक्निकल ना रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं जो कि आपके जनरल सब्जेक्ट रिवीजन के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल। और सर इसमें तो वैसे भी जैसा हमने डिस्कस किया कि फेवरेट सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको सारे, पढ़ना हाँ, सभी कुछ है हाँ, एक कंस्ट्रेंट टाइम के अंदर। तो उस तरह का जो सेट हो जाता है ना, जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल गए, वो भी 15 to 25 इयर्स के एक्सपीरियंस के टीचर जब अपने इंटरव्यू डोमेन की बातचीत करेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो वो ऑटोमेटिकली ना आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है और आपको दूसरा एक एज दे देता है। ये एक फैक्ट है जो कि है। उसके अलावा मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप जब एक्चुअल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कौन कौन सी चीजें आपको परेशान कर सकती है, कहाँ एंजाइटी हो सकती है, कहाँ आप पैनिक कर सकते हो, या कौन सी सिचुएशन आ सकती है, वो एक बार एक्सपीरियंस, क्योंकि सर देखो बात ये होती है कि ना कई चीजों से हमें बहुत डर होता है, लेकिन वो डर एक्सपीरियंस से चला जाता है। जब आप एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हो तो फिर मन के अंदर वो डर नहीं रहता, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो एक्सपीरियंस करने के बाद जब आप जाओगे तो एटलीस्ट दिमाग को कहीं ना कहीं जो अननोन का फियर होता है ना, फियर ऑफ अननोन, वो ओवरकम हो जाता हाँ, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस इंटरव्यू में ये भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द इंटरव्यू। और सर हम लोगों ने तो इतने मॉक इंटरव्यूज लिए हैं, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हजारों बच्चों को इंप्रूव होते हुए देखा है कि बच्चे फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में आए थे, तब उनके मन में जो हिचकिचाहट थी या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, फिर आपके जितने जो भी मॉक इंटरव्यूज में आपको मिलेंगे उन्होंने उनको बताया कि देखिए आप इस चीज को ऐसे ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब वो अगली बार मॉक इंटरव्यू अगर लिया या किया तो उनमें हमें इंप्रूवमेंट ही नजर आया है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो बच्चों, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि आपको इससे फायदा मिल सकता है, तो डेफिनेटली मेडिजी का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, दिस इज द स्कैनर। ये स्कैनर के माध्यम से आप सीधा स्कैन करके यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। ओके, इट इज अप टू यू कंप्लीटली दैट वेदर इट विल बी वैल्यूएबल फॉर यू और नॉट। हमारे हिसाब से अगर आप हमसे पूछे, it is one of the most valuable things at the current situation in the current scenario, because आपको पूरा रिवीजन भी हो जाता है और मॉक भी हो जाता है। So sir, I think हम लोगों ने समराइज कर we have discussed almost everything in detail that what is required for ISRO interview, and हमें तो बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि ISRO के बहुत सारे पुराने बच्चों से भी हमने कांटेक्ट किया, बातचीत करी, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में गेज किया। अच्छा, एक और बात लास्ट में जाते जाते मैं यहाँ पे जोड़ दूं कि जो पीछे के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अगर आपको मिल जाते हैं, जैसे आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ मिल ही जाएगा आपको, लेकिन इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस अगर आपको मिल जाते हैं तो वो जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, उनको शीशे के सामने खड़े होके आप प्रिपेयर करिए क्वेश्चंस को। इसी तरीके से प्रिपरेशन होता है, इसी तरीके से डर खुलेगा, इसी तरीके से आप बेहतर होते चले जाओगे। बहुत सारे सर बच्चे ऐसी भावना में रह जाते हैं, सर हमारी ना पर्सनैलिटी ऐसे ही है। यार देखो, ये ना एक जर्नी है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि आज की डेट में यू हैव टू बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सिर्फ ब्रेन मैटर नहीं करता है, क्योंकि आज ISRO नासा के साइंटिस्ट से भी डील करेगा, रशियन टेक्नोलॉजी से भी डील करेगा, किसी और से भी डील करेगा। सो इट इज हाईली रिक्वायर्ड कि पर्सनालिटी वाइज भी आप अच्छे हों, और आपस में भी सर पूरे इंडिया भर से साइंटिस्ट आएंगे जो आपस में डील करेंगे बिल्कुल एक दूसरे से। सो आई थिंक वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। तो एक और शानदार और बहुत ही इन डेप्थ फ्रूटफुल डिस्कशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आपके जो सर लास्ट वीडियो का जो कमेंट सेक्शन था, मतलब पढ़ के दिल से बहुत खुशी हुई भाई। देखो, आपके कहने पर हमने वन स्टॉप इंटरव्यू गाइडेंस ये जो सीरीज है इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसे ही और भी अब जब इंटरव्यूज आएंगे तो हम उनके बारे में भी इन डेप्थ नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको एक किक स्टार्ट मिल जाए। लेकिन बच्चे, प्रेम एक तरफा नहीं होता है प्रेम एक तरफा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में से, हमें पता है किस तरह से आज हम लोग सुबह कुछ और रिकॉर्ड कर रहे थे, क्लास ले रहे थे, और फिर हमने यहाँ पर आकर आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। तो मैं वापस से कहूंगा उस बात को कि कमेंट सेक्शन में
थोड़ा सा प्यार छलकाएं, ताकि हमें भी सर अच्छा लगता है, ह्यूमन बिल्कुल अच्छा नेचर है, लगता है, human क्यों है। हम मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली, हालांकि हमें पता है इस वीडियो का रीच कोई मैसिव नहीं है, वो हमें भी नहीं पता है। सर हमारा जो जो वीडियो core है, audience है, जो जो- जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए वही बच्चे देखेंगे इस वीडियो को। तो शो अस सम लव इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू द मेड इजी यूट्यूब चैनल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख ही रहे होंगे मेड इजी 2.0 इनिशिएटिव के साथ ढेरों विभिन्न प्रकार के अलग अलग डोमेन्स के इनिशिएटिव आते जा रहे हैं। तो वो इनिशिएटिव आप तक तभी पहुंच पाएंगे व्हेन यू सब्सक्राइब टू द मेड इजी यूट्यूब चैनल। ऑन दैट नोट वी विल बी रैपिंग अप फॉर टुडे। कभी किसी और इंटरव्यू के सेशन में मिलेंगे। दिस इज अमरिंदर सर एंड वरुण पाठक सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।